हेलो दोस्तों, मैं तिशा सिंह आप सभी का क्लब आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग विजन आईएएस के टेस्ट नंबर 25 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लास्ट सेशन में हम लोगों ने 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चंस को कवर किया था। आज बचे हुए क्वेश्चन यानी कि 51 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ओके, और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो के एंड तक बने रहा करिए। ओके, सभी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन होते हैं और ये फुल लेंथ, जैसा कि ये फुल लेंथ टेस्ट है तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग इस बार एग्ज़ाम देने जा रहे हो और नहीं भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो भी आपको अपना 100% देना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप अगर एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहें और फ्रीली घूम रहे हो, बस ऐसे ही मज़े मज़े में पढ़ रहे हो। ठीक है, आज अगर प्रेशर नहीं लेंगे तो कल एग्ज़ाम में आपको लेना ही पड़ेगा। ओके, अगर आप अभी इस एग्ज़ाम के लिए अपना 100% देंगे तो अगले एग्ज़ाम में ये जो इस बार का मेहनत है ना वो काम देगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ओके, ठीक है, तो एक साइड दिया है जनजाति और दूसरी साइड संबंधित देश। ठीक है, कौन सी जनजाति किस देश से संबंधित है यह आपको बताना है। पूछा है कितने सही सुमेलित हैं। तो दोस्तों माओरी जनजाति कांगो देश से नहीं संबंधित है। माओरी जनजाति आपको मेनली न्यूजीलैंड में देखने को मिलेगा। ठीक है, कहाँ पे? तो न्यूजीलैंड में। ओके, तो यहाँ पे आपका पहला गलत हो गया। और यानोमासी ब्राज़ील में है। यानोमासी जनजाति ब्राज़ील देश से संबंधित है। चुक्सी जनजाति रूस से। तो ये दोनों सही सुमेलित थे। तो पूछा है कितने? तो 2। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांस्कृतिक स्थल और राज्य उपरोक्त में से कितने सही सुमेलित हैं? ओके, पहला दिया खुनी भंडारा, दूसरा दिया है एकाम्र क्षेत्र, तीसरा दिया है जिंगकिएंग जरी। ठीक है, ये सभी सांस्कृतिक स्थल है, बताना है कि किस राज्य से संबंधित है। पूछा है कितने सही सुमेलित हैं। तो दोस्तों खुनी भंडारा ये बिहार से नहीं बल्कि मध्य प्रदेश से संबंधित है, यानी कि खुनी भंडारा जो सांस्कृतिक स्थल है ये मध्य प्रदेश में है। एकाम्र क्षेत्र ओडिशा में है। ठीक है, तीसरा जिंगकिएंग जरी ये मिजोरम नहीं मेघालय। ठीक है, ये जो है मेघालय में स्थित है ये सांस्कृतिक स्थल। तो यहाँ पे आपका तीसरा भी गलत हो गया, पहला भी गलत हो गया। कितने सही हैं? तो केवल 1 सही है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 हो जाएगा। अगला देखिए मेरे बच्चे, सीमांकन रेखा दिया है और संबद्ध देश। ठीक है, 49वीं समानांतर रेखा किस किस देश के बीच ये रेखा है? 38वीं समांतर रेखा। अच्छा, ये मैं आपसे पूछती हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, आप लोग बताइएगा। 53 क्वेश्चन। ओके, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर सकते हैं। अगला देखिए, दिल्ली सल्तनत के एक शक्तिशाली शासक ने 13वीं शताब्दी में गुजरात पर नियंत्रण स्थापित किया। किस पर? तो गुजरात पर नियंत्रण स्थापित करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसकी सेना ने स्थानीय राजा को पराजित किया, प्रमुख शहरों को लूटा और क्षेत्र पर प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित किया, जो सल्तनत द्वारा इस तरह का पहला राज्य हरण था। उपरोक्त परिच्छेद में दिल्ली सल्तनत के किस शासक का उल्लेख किया गया है? तो आप लोग बताएं कि ये जो पूरी कहानी लिखी गई है ऊपर, ये किसके बारे में बता रहा है? ओके, आंसर करने की कोशिश करें। तो दोस्तों ये सभी जो उपरोक्त परिच्छेद है ये किस दिल्ली सल्तनत के शासक की बात कर रहा है? तो अलाउद्दीन खिलजी की बात कर रहा है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए मेरे बच्चे, अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, पहला कथन है भारत सरकार द्वारा कोकिंग कोल को महत्वपूर्ण खनिजों में से एक के रूप में पहचाना गया है। ठीक है, महत्वपूर्ण खनिजों में से एक के रूप में पहचाना गया है। दूसरा कथन कह रहा है कि भारत कोकिंग कोल के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है। ओके, इसका आंसर करने की कोशिश करें आप लोग। तो दोस्तों जैसे कि आपका पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा कोकिंग कोल को महत्वपूर्ण खनिजों में से एक के रूप में पहचाना गया है। तो दोस्तों अभी कोकिंग कोल को महत्वपूर्ण खनिजों का दर्जा नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे आपका पहला कथन गलत हो जाता है। दूसरा आपका सही है कि कोकिंग कोल के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर नहीं है, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? एक गलत है, दूसरा सही है। ओके,
अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष परिघटना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पल्सर ग्लीच की परिघटना का सही वर्णन करता है? ओके, तो ये पल्सर ग्लीच की परिघटना का सही वर्णन करता है, इनमें से कौन सा ऑप्शन है? तो दोस्तों ये क्या है, ये न्यूट्रॉन तारे की घूर्णन गति में आकस्मिक वृद्धि को जो है पल्सर ग्लीच से पल्सर ग्लीच की परिघटना माना जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए, मानव आंत माइक्रोबायोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, पहला कथन है कि मानव आंत माइक्रोबायोम आवश्यक पोषक तत्वों के अवशोषण और भोजन के पाचन में योगदान देता है। दूसरा, कुछ आंत माइक्रोबायोम कैंसर के विकास को बढ़ावा देता है। तीसरा, आंत के सूक्ष्म जीव न्यूरॉन सिग्नलिंग को प्रभावित करके मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को प्रभावित कर सकता है। ओके, बताना है कितने कथन सही हैं। ओके, तो दोस्तों आप लोग आंसर करने की कोशिश करें एक बार। दोस्तों मानव के आंत में, इंसानों के आंत में बहुत अरबों खरबों की संख्या में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है, ये बैक्टीरिया हमारे पाचन भोजन के पाचन में मदद करता है, लेकिन कुछ इसके लाभ भी होते हैं तो कुछ हानि भी होते हैं। ठीक है, कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं तो कुछ बुरे भी होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट जैसा कह रहा है कि मानव आंत माइक्रोबायोम आवश्यक पोषक तत्वों के अवशोषण और भोजन के पाचन में योगदान देता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। ये जो माइक्रोबायोम है ये क्या करता है? आवश्यक पोषक तत्वों का अवशोषण करता है और भोजन के पाचन में योगदान करता है। लेकिन कुछ आंत माइक्रोबायोम क्या करते हैं? कैंसर के विकास को बढ़ावा देते हैं। तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा क्या कह रहा है कि आंत के सूक्ष्म जीव न्यूरॉन सिग्नलिंग को प्रभावित करते हैं। जो आंत में के सूक्ष्म जीव होते हैं ये क्या करते हैं? हमारे न्यूरॉन सिग्नलिंग को प्रभावित करके मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को प्रभावित कर सकते हैं। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि सभी तीनों। अच्छा, अभी मैंने कुछ देर पहले आप लोग का कमेंट देखा, तो एक बच्चे ने बहुत ही प्यार से मतलब बोला कि मैम ये जो आप सांस लेती हैं तो आवाज़ आती है, तो उससे थोड़ी डिस्टर्बेंस होती है। तो आज पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत हल्के हल्के सांस ले रही हूँ, कि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग बता दिया करिए। और अच्छी बात है कि आप लोग अपनी राय मेरे सामने रख रहे हैं, मुझे बुरा नहीं लगता। आपके हर कमेंट का मुझे स्वागत रहेगा। अच्छे बुरे जो भी कमियां होंगी, अगर आप कमियां नहीं बताओगे तो फिर वो उन कमियों को दूर कैसे करेंगे हम लोग? मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको किन किन चीज़ों से मुझे आप लोगों को डिस्टर्बेंस हो रही है? तो बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि जब मैं सांस लेती हूँ मुझे तो नहीं पता चलता है, लेकिन ये जो माइक लगा रहता है ना, बिल्कुल मेरे होंठ के करीब में लगा रहता है। ठीक है, तो इस वजह से मुझे तो नहीं पता चल पाता। मुझे तो लगता है मैं फ्रीली सांस ले रही हूँ। कभी कभी क्या होता है कि कंटिन्यू बोलते बोलते ऐसा लगता है कि बीच में एक गहरी सांस लो। अब जब मेरे को गहरी सांस लेना होगा, मैं माइक को दूर कर लूँगी, क्योंकि जब गहरी सांस नहीं लेते तो मुझे घबराहट होने लगती है। ठीक है, और थैंक यू, आपने बताया। और अगली बार, इस बार से मैं ध्यान रखूँगी कि आप लोगों को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई इरिटेटिंग साउंड ना आए आप लोगों को। ठीक है, और भी कोई अगर समस्या होगी, डाउट होगा तो ज़रूर बताइएगा। चलिए 58 क्वेश्चन देखिए। निराक्षी AUV के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि निराक्षी एक उच्च ऊंचाई वाला, लंबे समय तक चलने वाला मानव रहित हवाई वाहन है। ठीक है, क्या कह रहा है? मानव रहित हवाई वाहन है। दूसरा कह रहा है कि इसे भारत में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है। तीसरा, इसे बारूदी सुरंगों का पता लगाने और उनका निपटान करने के लिए डिजाइन किया गया है। बताना है कि कितने कथन आपके सही हैं, कितने कथन सही हैं। ओके, तो दोस्तों नीराक्षी, अच्छा नीर होता है, नीर हम लोग जल को नीर कहते हैं। जल का पर्यायवाची क्या होता है? नीर होता है। और अच्छी मतलब होता है आँख। तो निराक्षी का मतलब क्या होता है? कि जल में आँख। ठीक है, जल में आँख। ओके, ये क्या है दोस्तों? ये एक ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल है। ये क्या है? ये एक ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल है। ये क्या करेगा दोस्तों? तो ये जो है बारूदी सुरंगों का पता लगाएगा और उनका निपटान करने के लिए बारूदी सुरंगों का पता
पता लगाएगा, फिर उन बारूदी सुरंगों का निपटान किया जाएगा। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, ये जो है जल में जा करके गहराई में जा करके, समुद्रों की गहराई में जा करके ये बारूदी सुरंगों का पता लगाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि ये मानव रहित हवाई वाहन है, तो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट गलत हो जाता है और ये कह रहा है कि एक उच्च ऊंचाई वाला, यहाँ पे नहीं, ये तो सही है। ये क्या कह रहा है कि ये उच्च ऊंचाई वाला लंबे समय तक चलने वाला मानव रहित हवाई वाहन है। ये जो है अंदर गहराई में जाता है, समुद्र की गहराई में जा करके ये बारूदी सुरंगों का पता लगाता है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो गया और ये जो है एक ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल है। यहाँ पे पहला गलत हो गया। इसको बनाया किसके द्वारा गया, विकसित किसके द्वारा किया गया, तो गार्डन रीच शी बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। और ये क्या करेगा, तीसरा भी स्टेटमेंट है कि बारूदी सुरंगों का पता लगाने और उनका निपटान करने के लिए डिजाइन किया गया है। कितने कथन सही हैं, 2 कथन सही हैं। ओके, अगला देखिए, हाल ही में विभिन्न राज्यों द्वारा सीबीआई जांच के लिए सामान्य सहमति वापस लेने के कई विधिक और परिचालन संबंधी निहितार्थ हैं। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, सीबीआई के संदर्भ में आपको विचार करना है कि 2 कथन दिए हुए हैं, नहीं 3 कथन दिए हुए हैं। ठीक है, पहला कथन दिया है कि किसी राज्य द्वारा सामान्य सहमति वापस लेने का अर्थ यह है कि सीबीआई उस राज्य में नए मामलों की जाँच नहीं कर सकती है जब तक कि प्रत्येक मामले के लिए विशिष्ट सहमति न दी जाए। दूसरा कथन कह रहा है कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 यह अधिदेशित करता है कि सीबीआई को किसी भी जांच के लिए सदैव राज्य की सहमति लेनी होगी, भले ही इसका आदेश उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया हो। ओके, तीसरा कह रहा है कि रिश्वतखोरी के मामले में जहां कोई व्यक्ति रंगे हाथों पकड़ा जाता है, सीबीआई जांच के लिए राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, बताइए कि कितने कथन आपके, कौन से कथन आपके सही हैं? बताइए आप लोग। यहाँ पे देखिए, आपके पास अगर मान लो इन तीनों स्टेटमेंट में से एक भी नहीं आ रहा है, मतलब कम से कम यहाँ पे आप बस एक चीज़ पढ़िए। दूसरा स्टेटमेंट क्या रहा है कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 यह निर्देशित करता है कि सीबीआई को किसी भी जांच के लिए सदैव राज्य की सहमति लेनी होगी। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आगे क्या कह रहा है कि भले ही इसका आदेश उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया हो। अच्छा, अगर उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा कोई आदेश दिया जाता है किसी को भी, तो उस आदेश को वो माना नहीं कर सकता है। ठीक है, बेसिकली वो मना नहीं कर सकता है। तो सीबीआई भी क्या करेगा, इसके आदेश को मना नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये अपवाद हो जाता है। अगर किसी मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने उस राज्य में, किसी संबंधित राज्य में किसी घटना की जांच के लिए सीबीआई को आदेश दिया है, तो यहाँ पे राज्य की सहमति लेना ज़रूरी नहीं होता है। फिर यहाँ पे सीबीआई को जांच करना बाध्य हो जाता है अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है जांच करने के लिए किसी राज्य में आदेश देता है। तो यहाँ पे ये चीज़ अपवाद है और ये इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि कह रहा है कि सदैव राज्य की सहमति लेनी होगी। तो सदैव राज्य की सहमति लेनी नहीं होगी, उस मामले में नहीं लेनी होगी जहां पर उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है। ठीक है, अगर उच्च न्यायालय ने या उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया है तो फिर यहाँ पर राज्य की सहमति इस कंडीशन में लेना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। तो यहाँ पे देखिए एलिमिनेट हो जाएगा, आपका आंसर क्या बचेगा, ऑप्शन सी। लेकिन तब भी हम लोग बचे 2 स्टेटमेंट पर भी ध्यान देंगे। तो पहला क्या कह रहा है कि किसी राज्य द्वारा समान सहमति वापस लेने का अर्थ यह है कि सीबीआई किसी राज्य में तभी जांच कर सकता है किसी मामले पर जब तक वो राज्य जो है सीबीआई को अनुमति नहीं दे देता है। ठीक है, तो यानी कि राज्य द्वारा अनुमति प्राप्त होने पर ही सीबीआई उस राज्य में जांच करेगा। तो यहाँ पे क्या रहा है कि राज्य में नए मामले की जांच नहीं कर सकता है। ठीक है, नहीं कर सकता है जब तक राज्य अनुमति नहीं दे देता, और जब तक कि प्रत्येक मामले की, ठीक है, और हर एक अलग-अलग, जैसे कोई अलग-अलग मुद्दा चल रहा है, अलग-अलग मामला चल रहा है, उसमें जांच करनी है, तो सबके लिए स्पेशली अलग-अलग परमिशन लेनी होगी। ऐसा नहीं कि एक पे परमिशन ले लिया तो सभी मामलों की जांच की परमिशन मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ पे आपका पहला स्टेटमेंट गलत है, अब मतलब सही है। ठीक है, विशिष्ट सहमति, जब तक विशिष्ट सहमति न दी जाए। ओके, दूसरा क्या कह रहा है कि रिश्वतखोरी के मामले में जहां कोई व्यक्ति रंगे हाथों पकड़ा जाता है तो सीबीआई जांच के लिए राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। तो तीसरा भी स्टेटमेंट सही है भाई, रंगे हाथों पकड़ा जा रहा है तो वहां पे फिर राज्य की अनुमति
लेनी ज़रूरी नहीं होगी। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? 1 और 3। ओके, अगला देखिए, हिंद महासागर द्विध्रुव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि हिंद महासागर द्विध्रुव का सकारात्मक चरण दक्षिण पूर्व एशिया में भारी वर्षा का कारण बनता है। ओके, दूसरा कह रहा है कि हिंद महासागर द्विध्रुव पूरी तरह से एक क्षेत्रीय, पूरी तरह से, ठीक है, यहाँ पे अब आंसर आपको इस तरह से आप कर सकते हैं बहुत अच्छे से। ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आपको इंडिकेट करता है कि ये स्टेटमेंट गलत है। ओके, तो ये आईओडी पूरी तरह से एक क्षेत्रीय परिघटना है और यह एल नीनो दक्षिणी दोलन जैसे वैश्विक जलवायु चालकों के साथ अंतःक्रिया नहीं करती है। ओके, बताना है कि कौन सा कथन आपका सही नहीं है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे जो ये कह रहा है कि आईओडी का सकारात्मक चरण जो है दक्षिण पूर्व एशिया में भारी वर्षा का कारण बनता है। तो जब आईओडी का सकारात्मक चरण होता है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाता है कि तापमान बहुत ज़्यादा, जब सकारात्मक चरण होता है तो तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से आप देखेंगे कि भारत में जो है दक्षिण पूर्व एशिया में इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, कम वर्षा होती है, न कि ज़्यादा वर्षा होती है। जब इसका नकारात्मक चरण होता है हिंद महासागर द्विध्रुव का, तो हिंद महासागर में तापमान जो है कम हो जाता है। तापमान कम होने की वजह से हाई प्रेशर बन जाता है, और इधर दक्षिण पूर्व एशिया की जो महाद्वीप हैं, तो यहाँ पे तापमान अपेक्षाकृत ज़्यादा रहता है, तो लो प्रेशर रहता है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवनें चलती हैं, तो फिर यहाँ पे वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। तो सकारात्मक चरण के दौरान भारी वर्षा नहीं होती है, बल्कि नकारात्मक चरण के दौरान भारी वर्षा होती है। और दूसरा क्या कह रहा है कि आईओडी जो है पूरी तरह से एक क्षेत्रीय परिघटना है, तो नहीं, ये पूरी तरह से क्षेत्रीय परिघटना नहीं है, बल्कि अन्य कारक जलवायु कारकों पर भी निर्भर करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। जब भी स्टेटमेंट में कभी भी पूरी तरह दे दे, अनन्य दे दे, या कोई भी नहीं कर सकता है, इस तरह का दे दे, या केवल दे दे, तो समझ लो आपका वो स्टेटमेंट की 99.9% चांसेस है कि वो स्टेटमेंट गलत है। तो गलत स्टेटमेंट को पहचानना सीखें। थोड़ा सा अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो एक बार दो बार स्टेटमेंट को पढ़ें। ऐसा नहीं कि आपने उस टॉपिक को कभी पढ़ा ही नहीं होगा। एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा तो है कि आपने एक दो बार सिलेबस पढ़ा हुआ है अच्छे से, और अगर नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं और ट्रिक के माध्यम से आप लोग फिर आंसर करने की कोशिश किया करिए। ठीक है, अगर खास करके ऑप्शन ऐसा दे तो यहाँ पे दोनों कथन गलत हो गया। आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों। ओके, अगला देखिए, हाल ही में सुर्खियों में रहे 4 सींग वाले मृग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है 4 सींग वाले मृग केवल पश्चिमी भारत में ही पाए जाते हैं, पश्चिमी भारत में ही पाए जाते हैं। ओके, दूसरा कह रहा है कि इस प्रजाति की पहचान 4 सींगों से होती है जो केवल वयस्क नर में ही पाए जाते हैं। ओके, तीसरा, इसे IUCN की लाल सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त यानी कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। ओके, ठीक है, बताएं। तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट को, तो पहला स्टेटमेंट देखिए, कह रहा है कि केवल पश्चिमी भारत में ही पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये केवल पश्चिमी भारत में ही नहीं पाए जाते हैं, भारत के अन्य क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका पहला क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया? आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। तो पहला देखिए, तो यहाँ पे ये एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा आपका दूसरा और तीसरा। तो यहाँ पे कह रहा है कि इस प्रजाति की पहचान जो है 4 सींगों से होती है, जो केवल वयस्क नर में ही होती है। देखिए यहाँ पे जब आप जीव जंतुओं के बारे में पढ़े ना, तो अक्सर ऐसा होता है कि जो नर होते हैं उनमें सींग होता है, और जो मादा होती है उनमें सींग नहीं होती है। कुछ ऐसी विशेषताएं होती है जो विशिष्ट रूप से नरों में होता है, या विशिष्ट रूप से फिर मादाओं में होता है। तो यहाँ पे जब ये जानवरों के संदर्भ में दे, प्रजातियों के संदर्भ में दे, तो यहाँ पे केवल शब्द को देकर के आप गलत मत कर दीजिएगा, खास करके जब उसकी बॉडी स्ट्रक्चरल स्टेटमेंट दिया हो तो।
ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका स्टेटमेंट सही है कि जो ये 4 सींग वाले मृग होते हैं, 4 सींग केवल जो है केवल नर वयस्कों में ही देखने को मिलेगा, केवल वयस्क नर में ही पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपका सही है, गलत मत मान लीजिएगा। और तीसरा देखिए, तो इसे IUCN के क्रिटिकल एंडेंजर्ड के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया, बल्कि वल्नरेबल कैटेगरी में इसको रखा गया, वल्नरेबल कैटेगरी में, क्रिटिकल एंडेंजर्ड में नहीं, ठीक है। वल्नरेबल में, क्या पता बाद में इसको क्रिटिकल एंडेंजर्ड में रख दिया जाए अगर इसका अच्छे से संरक्षण नहीं होता है तो, लेकिन अभी फिलहाल में ये क्रिटिकल एंडेंजर्ड में रखा गया है, सॉरी वल्नरेबल में रखा गया है, ठीक है। अब अगर इसके बारे में और चीज़ें जान ले जो कि एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कभी कभी स्टेटमेंट दे देता है कि ये दिनचर प्राणी है या रात्रिचर प्राणी है, या एकांत में रहने वाला रहता है या झुंड में रहने का आदिति है, तो बताना आपको ध्यान रखना है कि ये जो 4 सींग वाले मृग है ये दिनचर प्राणी है। दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना है कि ये एकांत में रहने वाले प्राणी है, ये ज़्यादातर अकेले देखने को मिलेंगे आपको, झुंड में नहीं पाए जाते हैं, और ये शुष्क पर्णपाती वनों में ज़्यादा पाए जाते हैं, शुष्क पर्णपाती वनों में, शुष्क, ठीक है, ओके। तो ये 2-3 पॉइंट ध्यान रखिएगा। ये भी हाल ही में जो है पहली बार 4 सींग वाले मृग उद्यान की बात करें तो हाल ही में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है ना मध्य प्रदेश में, वहां पे देखा गया है 4 सींग वाले मृग को। तो इस वजह से ये न्यूज़ में बना था और क्वेश्चन आपके सामने आ गया। हाँ, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है आपका मेरे बच्चे? दूसरा वाला सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2। समुद्री घास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समुद्री घास घास परिवार से संबंधित समुद्री पुष्पीय पादप है। दूसरा, समुद्री घास के मैदान उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण दोनों समुद्रों में पाए जाते हैं। तीसरा, समुद्री घास पारिस्थितिक तंत्र इंजीनियर है क्योंकि ये पोषी स्तर और पारिस्थितिक तंत्र उत्पादकता का निर्धारण करती है। चौथा कह रहा है कि समुद्री घास की अत्यधिक वृद्धि जो है डुगोंग की आबादी के लिए हानिकारक है। ओके, बताना है कितने कथन आपके सही हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो समुद्री घास होते हैं घास परिवार से ही संबंधित होते हैं, और ये जो समुद्री घास होते हैं समुद्री पुष्पीय पादप होते हैं। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है कि ये उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण दोनों समुद्रों में पाए जा सकते हैं। तो ये इसको ध्यान रखिएगा, बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। स्टेटमेंट में दे देता है कि केवल उष्णकटिबंधीय समुद्रों में ही पाए जाते हैं या फिर केवल समशीतोष्ण समुद्रों में ही पाए जाते हैं। तो जब भी आप किसी पादप के बारे में पढ़ें, ठीक है, जब भी किसी पादप के बारे में पढ़ें तो उसकी जो जलवायु दशाएं हैं, किस तरह की जलवायु दशाओं में पाए जाते हैं, ज़्यादातर इस पर फोकस कीजिएगा कि उष्णकटिबंधीय में पाया जाता है या उपोष्णकटिबंधीय में, या दोनों में पाया जाता है, ठीक है। जैसे कि गन्ना हो गया तो उष्ण उपोष्ण दोनों में पाया जाता है, और ये आपका चाय पत्ती हो गई तो ये भी उष्ण उपोष्ण में दोनों कंडीशनों में पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत लोग गलती कर देते हैं, तो इसको गलत नहीं करना है एग्जाम में। और ये क्या करते हैं, इसको पारिस्थितिक तंत्र इंजीनियर के रूप में ये काम करते हैं। ये क्या करते हैं कि क्योंकि ये घास समुद्री घास होते हैं, समुद्र के क्षेत्र में पूरी तरीके से ये फैले होते हैं, तो इस CO2 को जो है ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। और साथ में जो जल है ये ये जल है, जल को जो है शुद्ध करने का काम करते हैं, वाटर फिल्ट्रेशन का काम करते हैं ये। और ज़्यादा से ज़्यादा जो ये पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनको भी अवशोषित कर लेता है, और बहुत सारे जीव जंतुओं का ये आवास के रूप में भी काम करता है उनके लिए। तो इस वजह से ये आपका तीसरा स्टेटमेंट भी सही हो जाता है कि समुद्री घास पारिस्थितिक तंत्र इंजीनियर है क्योंकि ये पोषी स्तर और पारिस्थितिक तंत्र उत्पादकता का निर्धारण करते हैं। ओके, चौथा कह रहा है कि इसकी अत्यधिक वृद्धि, जब समुद्री घास की अत्यधिक वृद्धि होती है तो ड्यूगोंग के लिए फायदेमंद होता है, ठीक है, क्योंकि ड्यूगोंग जो है इन समुद्री घासों को खाता है, ठीक है। तो अगर खाएगा तो भाई इनके लिए तो अच्छा ही होगा, ठीक है, ये ग्रोथ करेंगे और ज़्यादा, इनकी आबादी के लिए भी अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे आपका चौथा गलत हो गया क्योंकि ये कह रहा है कि ये इनकी आबादी के लिए हानिकारक होता है। तो कितने कथन सही हुए? केवल 3 कथन सही हुए हैं। हाल ही में जिम्पाई पद सुर्खियों में रहा था। तो ये जिम्पाई है क्या? तो दोस्तों ये अत्यधिक विषाक्त पादप प्रजाति होता है। इसमें बहुत ही पतली पतली नुकीली सुई की तरह बाल की इतनी पतली सुई जैसी निकली होती है ये पादप। तो जो अगर किसी के इंसान में अगर चुभ जाता है या फिर जानवरों में तो बहुत दिनों तक दर्द बना रहता है, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए।
ओके। उपरोक्त में से कितने परागणकर्ता के रूप में काम करते हैं? पॉलिनेशन के रूप में कौन कौन से काम करते हैं? तो ये तीनों ही करते हैं, मधुमक्खियाँ, तितलियाँ, चमगादड़, ठीक है, कीट पतंगे हो गए, जितने भी उड़ने वाली मक्खियाँ हो गई, ये सभी जो है पॉलिनेशन का काम करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सभी तीनों। अगला देखिए, नाइट्रस ऑक्साइड की ग्लोबल वार्मिंग क्षमता कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 300 गुना अधिक है। ओके। दूसरा कथन है कि यह वायुमंडल में CO2 से कम मात्रा में रहती है, परंतु इसकी ऊष्मा अवशोषण क्षमता जो है अधिक होती है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने का काम जो है CO2 करता है। ये आपको पता होगा, CO2 की वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग तेजी से बढ़ रही है। ओके, लेकिन यहाँ पे अगर आप बात करें नाइट्रस ऑक्साइड की और दोनों की तुलना करें, तो दोनों में अगर तुलना करेंगे तो सबसे ज़्यादा समय तक अगर हमारे वायुमंडल में जीवित रहता है तो CO2 रहता है। ठीक है, इसका जीवन काल ज़्यादा रहता है। अगर मान लो CO2 का उत्पादन हुआ तो लंबी अवधि तक रुका रहेगा, लेकिन जो NO2 है ना, NO2 अपेक्षाकृत इसका जीवन काल CO2 की तुलना में कम रहता है। ठीक है, ये वायुमंडल में कम मात्रा में भी रहता है, वायुमंडल में ये कम मात्रा में रहता है, लेकिन ये क्या करता है कि ये अवशोषण का काम ज़्यादा करता है, थोड़ा ढीठ टाइप का है। ये जितना मिलता है इसको उष्मा, वो सभी को अवशोषित करने लगता है। तो अब भाई ये क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड अगर वायुमंडल में मान लो कम भी है, लेकिन ये अवशोषण ज़्यादा कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये CO2 की तुलना में ग्लोबल वार्मिंग को ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाएगा। ठीक है, अब स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए, स्टेटमेंट क्या कह रहा है। तो नाइट्रस ऑक्साइड की ग्लोबल वार्मिंग क्षमता जो है कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में लगभग 300 गुना अधिक होती है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। क्यों होती है? क्योंकि यह वायुमंडल में CO2 से कम मात्रा में रहती है। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये कम मात्रा में रहती है, तो स्टेटमेंट सही है। आगे क्या कह रहा है कि इसकी ऊष्मा अवशोषण क्षमता अधिक होती है। ठीक है, अब आप लोग समझ गए कि जो नाइट्रस ऑक्साइड है ये ग्लोबल वार्मिंग में ज़्यादा योगदान देता है, CO2 की तुलना में 300 गुना अधिक ग्लोबल वार्मिंग की क्षमता है इसके अंदर। क्यों है? क्योंकि ये ऊष्मा अवशोषण की क्षमता इसकी बहुत ज़्यादा है। जितना ज़्यादा ये ऊष्मा अवशोषित करेगा उतना ही ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है और कथन 2 जो है कथन 1 की व्याख्या भी कर रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए, आपके सामने एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चंस देंगे, कुछ इजी रहेंगे, कुछ थोड़े टफ रहेंगे, कुछ बहुत ज़्यादा टफ रहेंगे। तो क्वेश्चन बस हमेशा ये कोशिश करना है कि जो इजी क्वेश्चन है उसको आप लोग सही करें, वो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित सर्पों एक मिनट, निम्नलिखित सर्पों में से कौन सा अपने अंडों के लिए घोंसला बनाता है? ठीक है, किंग कोबरा, पाइथन, इंडियन कोबरा। बताना है कि कौन सा ऐसा सांप है जो अपने अंडों के लिए घोंसला बनाता है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने हैं और आंसर करिए आप लोग। ठीक है, तो दोस्तों इनमें से सिर्फ केवल एक ही है जो किंग कोबरा ये ही है केवल इकलौता ऐसा सांप जो अंडों के लिए घोंसला बनाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए, आकाश में बादल सफेद क्यों दिखाई देते हैं जबकि वे छोटी छोटी जल की बूंदों या बर्फ के क्रिस्टलों से बने होते हैं जो कि प्रकृति में स्वच्छ होते हैं? तो बताएं आप लोग कि आकाश में जो बादल है वो सफेद क्यों दिखाई देता है? तो दोस्तों ये क्या करते हैं, ये सूर्य के प्रकाश के सभी रंगों को समान रूप से परावर्तित कर देते हैं, इसी वजह से जो बादल होते हैं ये सफेद दिखाई देते हैं। अगला देखिए, वेक्टर दिया है और संबंधित रोग, कौन सा रोग किसके कारण होता है? ठीक है, इसका वेक्टर क्या है मतलब, तो सीसी मक्खी की वजह से ये वेक्टर रूप है, तो इसकी वजह से निद्रा रोग होता है। घरेलू मक्खी की वजह से हैजा फैलता है। कृंतक की वजह से प्लेग फैलता है। तो ये सभी क्या है? वेक्टर है। सीसी मक्खी, घरेलू मक्खी, कृंतक। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन देगा, आप लोग PYQs उठा के देख लो। ओके, ठीक है मेरे बच्चे। प्रायः सुर्खियों में रहने वाले सतत नाइट्रोजन प्रबंधन पर कोलंबो घोषणा निम्नलिखित में से किस संगठन से संबंधित है? ठीक है, सतत नाइट्रोजन प्रबंधन पर कोलंबो घोषणा किस संगठन से संबंधित है? तो दोस्तों ये जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम से संबंधित है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला देखिए, जैव विविधता प्रबंधन समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया हुआ है, इसकी स्थापना जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत की गई थी। दूसरा,
जैव विविधता प्रबंधन समिति में एक अध्यक्ष और स्थानीय निकायों द्वारा नामित 6 अन्य सदस्य होते हैं। तीसरा, उनके पास अनुमोदन देने, जैविक संसाधनों का उपयोग करने वाले स्थानीय वैद्य और अभ्यासकर्ता के बारे में डेटा बनाए रखने का अधिकार है। ओके, बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। ओके, ठीक है, ऑप्शन देख ले मेरे बच्चे, बताइए आप लोग कितना, कौन सा आपका राइट आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो जैव विविधता प्रबंधन समिति की अगर बात करें तो दोस्तों इसकी स्थापना जो है जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत की गई थी। ठीक है, और इसमें जो है इसमें एक अध्यक्ष होता है और 6 अन्य सदस्य हैं जो नामित किए जाते हैं स्थानीय निकायों द्वारा। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है और तीसरा भी सही है कि उनके पास अनुमोदन देने, जैविक संसाधनों का उपयोग करने वाले स्थानीय वैद्य और अभ्यासकर्ता के बारे में डेटा बनाए रखने का अधिकार है। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला देखिए, भारत की ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। भारत में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। तो दोस्तों ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना की गई थी। अगला देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नोकरेक जैव मंडल निश्चय, ठीक है, नोकरेक जैव मंडल निश्चय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि ये गारो हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरा, यहाँ हुलॉक गिब्बन पाए जा सकते हैं। तीसरा, इस निश्चय से होकर सिमसांग नदी प्रवाहित होती है। ओके, बताना है कितने कथन आपके सही हैं। तो दोस्तों नोकरेक जैव निश्चय की बात करें तो ये नोकरेक जैव निश्चय कहाँ है, मेघालय में है। ठीक है, कहाँ पे है ये, मेघालय में है। ठीक है, मेघालय में एक तुरा पर्वत श्रेणी है। ठीक है, तुरा नाम ध्यान रखिएगा, कभी एग्जाम में दे दिया एज ए स्टेटमेंट तो आपका वहां पे गलत नहीं होना चाहिए। तुरा पर्वत श्रेणी, ठीक है, तुरा पर्वत श्रेणी पर ये नोकरेक जैव मंडल निश्चय स्थित है। ठीक है, तुरा, ठीक है, तुरा ध्यान रखिएगा, तुरा पर्वत श्रेणी पर नोकरेक जैव मंडल निश्चय स्थित है। और ये जो नोकरेक गारो हिल्स, ये जो नोकरेक जैव मंडल निश्चय है, ये नोकरेक के गारो हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ये जो नोकरेक है, नोकरेक क्या है, नोकरेक के नाम पे ही नोकरेक जैव मंडल निश्चय पड़ा। तो नोकरेक क्या है, तो नोकरेक जो है गारो हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है और इसी के नाम पे यहाँ के जैव मंडल का नाम रखा गया, जैव मंडल नोकरेक जैव मंडल निश्चय। तो यहाँ आपका पहला स्टेटमेंट सही है। और यहाँ पे हुलॉक गिब्बन पाए जा सकते हैं क्योंकि उत्तर पूर्वी राज्यों आप देखेंगे वहाँ पे हुलॉक गिब्बन पाए जाते हैं। ठीक है, या वो इम्पॉर्टेंट है। हुलॉक गिब्बन नॉर्मली कहाँ स्थानीय प्रजाति उधर की है, वो उत्तर पूर्वी राज्यों की। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि भाई हुलॉक गिब्बन यहाँ पे भी नोकरेक जैव मंडल में भी पाए जा सकते हैं। और यहाँ पे जो है सिमसांग नदी जो है प्रवाहित होती है, इस निश्चय से होकर प्रवाहित होती है और यहाँ की सबसे बड़ी नदी है जो यहाँ पे प्रवाहित होती है इस जैव मंडल निश्चय से, यानी कि नोकरेक जैव मंडल निश्चय से। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब भी नदी दे देना तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक दो पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि इसको जो है यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है। तो एज ए स्टेटमेंट दे दे कि इसे यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं किया गया है, तो वहाँ पे स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि इसको यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है। ओके, और यहाँ पे जो है सदाबहार वन पाए जाते हैं, लगभग 90% जो वन है सदाबहार वन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका तीनों स्टेटमेंट सही हो जाता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला देखिए, हाल ही में सरकार ने हाइड्रोजन समृद्ध सीएनजी को ऑटोमोबाइल के लिए ईंधन के रूप में प्रयोग करने हेतु प्रदान की है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, हाइड्रोजन सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस और मात्रा के अनुसार 35% हाइड्रोजन का एक मिश्रण है। दूसरा कह रहा है, हाइड्रोजन सीएनजी का उपयोग सीएनजी बसों में आसानी से किया जा सकता है। तीसरा कह रहा है कि ईंधन के रूप में हाइड्रोजन सीएनजी कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करता है। ओके, बताना है कि कौन सा कथन सही है। अच्छा, जो भी आपको इसमें बहुत ज़्यादा ओवर लग रहा है इस स्टेटमेंट की, ऐसा नहीं हो सकता, इतना ज़्यादा नहीं हो सकता, तो इस बेसिस पे आप करने की कोशिश करें। एक बार ऑप्शन देख लें, ठीक है, और उस स्टेटमेंट को पकड़ें, उस स्टेटमेंट को पकड़े जो सभी ऑप्शन में लगभग कॉमन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्वेश्चन करने का तरीका देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि
HCNG है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, और मात्रा के अनुसार 35% हाइड्रोजन का एक मिश्रण है। 35%, क्या 35% मिलाया जाएगा क्या CNG में? 35% CNG में क्या हाइड्रोजन को मिलाया जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 18%, ठीक है, 18%। यहाँ पे आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। अगर आप यहाँ पे अगर सिर्फ 35% को ध्यान में देख करके अगर इस स्टेटमेंट को गलत मान लेते तो यहाँ पे देखते आपका एलिमिनेट हो जाता, तो बचता सिर्फ ऑप्शन बी, ठीक है। दूसरा देखिए, तो हाइड्रोजन CNG का उपयोग नॉर्मली बसों में आप लोग उपयोग जो है CNG बसों में आसानी से किया जा सकता है, तभी तो इसको मिलाया जा रहा है। बसों में या फिर वाहनों में नहीं किया जा सकता तो फिर इसका प्रयोग किया कहाँ जाता, ठीक है। तो प्रदूषण को कम करने की दृष्टि से ही तो इसका उपयोग किया जा रहा है हाइड्रोजन CNG का, जो 18% मिलाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे किया जा सकता है भाई, ऑब्वियसली नॉर्मल सी बात है। जो तीसरा कह रहा है कि ईंधन के रूप में हाइड्रोजन CNG कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, क्योंकि ये भाई हमारे पर्यावरण के अनुकूल है हाइड्रोजन CNG, तो ऑब्वियसली ये कार्बन मोनोडाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम कर सकता है, लगभग 70% तक कम कर सकता है। तो यहाँ पे भी सही है। तो दूसरा तीसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। आंसर हो जाएगा आपका मेरे बच्चे ऑप्शन बी। ग्रीनिंग द ब्लू रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? ग्रीनिंग द ब्लू रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो दोस्तों इसको संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित की जाती है। कुछ रिपोर्ट्स आपको याद कर लेना है। अब तक मैंने जितने टेस्ट पेपर लगाए तो आप देख लीजिएगा एक बार और कि कौन सी रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है, ठीक है। वायु प्रदूषण के संदर्भ में वायु गुणवत्ता प्रबंधन विनियमन मंच से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा लॉन्च किया गया था। दूसरा, यह विभिन्न राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधकों को WHO के वायु गुणवत्ता दिशा निर्देशों और अंतरिम लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। ओके, तो क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वायु गुणवत्ता प्रबंधन विनिमय मंच लॉन्च करेगा? क्या इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? बताएं आप लोग। तो दोस्तों वायु प्रदूषण के संदर्भ में अगर बात करें तो वायु गुणवत्ता प्रबंधन विनिमय मंच, इसको जो है जलवायु और स्वच्छ वायु गठबंधन द्वारा, किसके द्वारा? तो जलवायु और स्वच्छ वायु गठबंधन द्वारा लॉन्च किया गया है, न कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। तो यहाँ पे आपका पहला गलत हो गया, दूसरा स्टेटमेंट सही है दोस्तों। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए, लवणीय जल के मगरमच्छ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इन्हें उनके प्राकृतिक पर्यावास भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में देखा जा सकता है। ओके, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ओडिशा में है। दूसरा है, इन्हें IUCN की लाल सूची में सुभेद वल्नरेबल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तीसरा, यह विश्व के सबसे बड़े सरीसृप हैं। ओके, तो बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। एक बार आप लोग एग्जाम देने से पहले 2-3 बार IUCN की लिस्ट को देख लीजिएगा कि किस प्रजाति को किस कैटेगरी में रखा गया है, उसका स्टेटस चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर मगरमच्छ की बात करें दोस्तों तो इन्हें प्राकृतिक पर्यावास भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में देखा जा सकता है। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि इसे IUCN के वल्नरेबल के रूप में सूचीबद्ध किया, वल्नरेबल नहीं, लीस्ट कंसर्न में रखा गया है, इसको लीस्ट कंसर्न में। ओके, तो यहाँ पे आपका ये गलत हो जाता है स्टेटमेंट, वल्नरेबल कैटेगरी में नहीं रखा गया है, लिस्ट कंसर्न में। और जब भी आप एनवायरमेंट पढ़ें तो IUCN के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि किसी जीव को अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है, जैसे लिस्ट कंसर्न हो गया, नियर थ्रेटेड हो गया, वल्नरेबल हो गया, क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो गया। तो किस बेसिस पे रखा जाता है, इसके क्या मानदंड है, आपको इतना पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। UPSC का एग्ज़ाम देने से पहले आपको कई बार पढ़ लेना है, ठीक है, तभी आप समझ पाएंगे। IUCN में ये लाल सूची जो जारी करती है या रेड लिस्ट जारी करती है, तो अलग अलग जीवों को किस आधार पे वो रखती है, ठीक है। कोई विलुप्त होने का कगार पे है या फिर अभी उसको कोई खतरा नहीं है या फिर एकदम विलुप्त हो चुका है, ठीक है,
या उसकी अभी बस कुछ ही वयस्क प्रजातियां बची हैं, तो इन सभी आधारों पर उसको किस किस कैटेगरी में रखा जाएगा, ऐसे में आपको पढ़ना है, ठीक है। और फिर इसके अलावा आपको वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूचियों को पढ़ लेना है, अनुसूची 1, 2, 3 और 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो ये विश्व की सबसे बड़ी सरीसृप है, तो तीसरा भी सही है। तो कितने कथन सही में? केवल 2 कथन सही में। अगला देखिए, बायोडीजल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, बायोडीजल का उत्पादन साबुनीकरण की प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। साबुनीकरण की प्रक्रिया द्वारा, ठीक है, ये कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि भारत में बायोडीजल का उत्पादन मुख्य रूप से अखाद्य वनस्पति तेल, अम्लीय तेल, पशु वसा और पाम स्टीयरिन तेल से किया जाता है, ठीक है। बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। ओके, तो दोस्तों पहला कथन देखिए, तो इसका उत्पादन जो है साबुनीकरण की प्रक्रिया द्वारा नहीं बल्कि ट्रांसएस्टरिफिकेशन की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, उत्पादन किया जाता है। एस्टरिफिकेशन, ठीक है, यहाँ पे तो आपका पहला गलत हो गया। अब दूसरा सही कि बायोडीजल के उत्पादन के लिए जो है अखाद्य वनस्पति, ठीक है, अखाद्य वनस्पति तेल, जो खाने वाले तेल होते हैं, नॉर्मली हम लोग सरसों वगैरह, इसका प्रयोग नहीं करते हैं बायोडीजल के बनाने में, क्योंकि पहले पेट तो भर जाए उसके बाद बायोडीजल का देखा जाएगा। वैसे भारत में तिलहन उत्पादन इतना ज़्यादा नहीं होता है कि उसका हम लोग प्रयोग बायोडीजल में करें। तो मेनली हम लोग अखाद्य तेल यहाँ पे देखेंगे, अखाद्य वनस्पति तेल, अम्लीय तेल, पशु वसा और पाम स्टीयरिंग तेल से बायोडीजल को बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 हो जाएगा। अगला देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में प्रायः सुर्खियों में रहने वाले पद व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण संबंधित है। ये व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण संबंधित है, किससे संबंधित है? तो बताएं, तो वित्तीय रूप से अनाकर्षक अवसंरचनात्मक परियोजनाओं से संबंधित है, ठीक है, वित्तीय रूप से अनाकर्षक अवसंरचना परियोजनाओं से संबंधित है व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण, ठीक है। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित कारणों में से कौन से भारत में 1991 के आर्थिक संकट के लिए उत्तरदायी थे? ओके, 1991 में आर्थिक संकट के उत्तरदायी के लिए कौन कौन से कारण थे? तो भुगतान संतुलन संकटन, ठीक है, अच्छा यहाँ पे ऑप्शन पूरा देख ले आप लोग। भुगतान संतुलन संकट, आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतें और उच्च राजकोषीय घाटा, ये तीनों ही कारण थे जिस भारत में आर्थिक संकट के कारण बने। तो यहाँ पे जो अगला दिया है कि थाईलैंड में आरंभ हुआ एशियाई वित्तीय संकट, तो अभी ये जो एशियाई वित्तीय संकट था लगभग 1997-98 के करीब में हुआ था। तो इसको जो हम लोग इसको आर्थिक संकट से, भारत के आर्थिक संकट से नहीं जोड़ सकते हैं। केवल 3 ही कारक इसमें मेनली उत्तरदायी थे कि भुगतान संतुलन संकट की स्थिति में थी और वस्तुओं की कीमतों में बहुत तेजी से बढ़ोतरी होने लगा था और राजकोषीय घाटा, भारत के ऊपर जो विदेशी ऋण था बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, जितनी तो प्राप्तियां नहीं होती थी उससे ज़्यादा तो खर्च होते थे। तो यहाँ पे ये 3 कारण होंगे। 79 का आपका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 यानी ऑप्शन सी। ओके, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है, इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ये विदेशी बाजारों में मेड इन इंडिया लेबल के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक निवेश प्रोत्साहित एजेंसी है। दूसरा, 2014 में मेक इन इंडिया मिशन के तहत वित्त मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। तो बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। तो इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन के संदर्भ में अगर बात करें तो यह विदेशी बाजारों में मेक इन इंडिया लेबल के बारे में जागरूकता पैदा करेगा और इससे क्या होगा कि इससे भारत की जो बनी हुई प्रोडक्ट है अन्य अन्य देशों में जाएगा और इसकी मांग बढ़ेगी और भारत का निर्यात ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है, लेकिन इसको मेक इन इंडिया मिशन को जो है 2014 में शुरू किया गया था, लेकिन इसको स्थापित वित्त मंत्रालय द्वारा नहीं बल्कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया था। इसके द्वारा, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा। किस प्रोग्राम को किसके द्वारा, किस मंत्रालय द्वारा लाया जा रहा है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा, क्योंकि यह व्यापार वाणिज्य से रिलेटेड है, तो इसको कौन लेकर के आएगा भाई? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ही ले आएगा। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 हो जाएगा। अगला देखिए मेरे बच्चे,
तो अर्थशास्त्र के संदर्भ में ये वेवलेन वस्तुएं क्या होती हैं? वेवलेन वस्तुएं बताएं। तो दोस्तों ये ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनकी कीमतें बढ़ने पर मांग बढ़ जाती हैं। जो कुछ लग्जरी वस्तुएं होती हैं, जैसे मान लो कोई महंगी कार है, उसकी दाम बढ़ गई, सोने का दाम बढ़ गया, कोई जरूरी वस्तु नहीं थी, अगर हम उपभोग नहीं करेंगे तो भी हमारी जिंदगी चलेगी, ठीक है, लेकिन ऐसी चीजें होती हैं वेवलेन वस्तुएं के अंतर्गत कि जिसकी कीमत बढ़ने पर इसकी मांग बढ़ जाती है। तो यहाँ पे कुछ महंगी लग्जरी कार वगैरह हो गई, महंगी घड़ियां हो गई, जो मेनली उपभोग की दृष्टि से या भोग विलासिता की दृष्टि से खर्च होते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए, रिवर्स रेपो रेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट। अच्छा, रेपो रेट आप लोगों ने पढ़ा होगा। रेपो रेट में क्या होता है कि जब बैंकों को अपने खर्चों को पूरा करना होता है, ऋण लेना होता है, तो बैंक क्या करते हैं, आरबीआई से ऋण लेते हैं। ठीक है, ये बैंक क्या करते हैं, आरबीआई से ऋण लेते हैं। अब जब, क्योंकि भाई आरबीआई को भी तो पैसों की जरूरत होती होगी, ठीक है, खर्चों के लिए उसको भी ऋण लेना पड़ता होगा, या अन्य, क्योंकि ये मॉनेटरी पॉलिसी का एक हिस्सा है, ये मॉनेटरी टूल है, ये मौद्रिक नीति का एक हिस्सा है, तो कहीं ना कहीं इस तरलता को मेंटेन करने के लिए भी आरबीआई इसका प्रयोग करती है। मेनली इसी का, तरलता को मेंटेन करने के लिए, मुद्रास्फीति ज़्यादा न बढ़ जाए या ज़्यादा कम न हो जाए, ठीक है, मांग, मार्केट में जो तरलता है उसको कंट्रोल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए रिवर्स रेपो रेट का कॉन्सेप्ट भी, रिवर्स रेपो रेट को प्रयोग किया जाता है आरबीआई द्वारा। आरबीआई क्या करती है दोस्तों कि अगर मार्केट में तरलता बहुत ज़्यादा रहती है, यानी कि पैसा बहुत ज़्यादा है, बैंक के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, लोगों के पास, जो जनता है, जनता के पास बहुत ज़्यादा पैसा है। अब भाई अगर पैसा ज़्यादा होगा तो लोग ज़्यादा ज़्यादा खर्च करेंगे, और ज़्यादा ज़्यादा खर्च करेंगे तो ऐसे में क्या होगा कि मांग बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी, मांग तेज़ी से बढ़ गई और आपूर्ति कम हो जाएगी। तो ऐसे में क्या होता है कि वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में बढ़ोतरी हो जाती है और मुद्रा की क्रय क्षमता में जो है कमी आ जाती है। तो इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, मुद्रास्फीति कह देते हैं। तो भाई अब आरबीआई, क्योंकि भाई इन्हीं सब चीज़ों पर ध्यान देती है, महंगाई को कंट्रोल करती है आरबीआई, तो ऐसे में क्या करेगी आरबीआई, जब देखेगी कि जनता और बैंक के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, तो बैंक, आरबीआई क्या करेगी कि बैंकों से, किससे, तो बैंकों से ऋण लेना शुरू करेगी। पैसा जो है, अतिरिक्त धन जो है बैंकों के पास, वो क्या करेगी, सोखना शुरू करेगी। तो आरबीआई के पास पैसा चला जाएगा, वापस क्या जाएगा, मतलब कि आरबीआई जो है सोख लेगा। तो लेकिन जो पैसा आरबीआई के पास जाता है, मान लो ये जो धन ऋण के रूप में गया आरबीआई के पास, तो आरबीआई जो है इन लोगों को, बैंकों को ऋण देती है, ब्याज देती है इस पर, ठीक है। तो यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट था। अब देखिए, अब आप समझ गए कि बैंक जो है अगर रिवर्स रेपो रेट को, यानी कि आरबीआई जो है अगर उच्च ब्याज दर पर, इस पर उच्च ब्याज देती है तो बैंकों को फायदा होता है। तो बैंक क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पैसा जो है, अतिरिक्त पैसा, अगर आपको बोला जाए कि आप बैंक से पैसा निकालिए और आपको उच्च ब्याज, अगर बैंक जो है, और हम लोग जा रहे हैं, मान लो जनता जो है बैंकों से पैसा निकालना चाह रही है, और बैंक जो है, अगर मान लो जनता को बैंक में पैसा जमा करना है और जमा करने पर ज़्यादा ब्याज मिलेगा, ठीक है, लोगों को ब्याज ज़्यादा मिलेगा, तो लोग क्या करेंगे भाई, उनके पास जितना पैसा रहेगा सब कहेंगे, बोले कि चलो भाई बैंक में पैसा जमा करते हैं क्योंकि हमको उस पर उच्च ब्याज मिलेगा। अब उच्च ब्याज नहीं दे, अगर उच्च ब्याज मिलेगा तो इससे क्या होगा कि हम लोग के पास जो अतिरिक्त धनराशि रहेगी हम लोग बैंक में जमा कर देंगे। इसी तरीके से बैंक भी क्या करते हैं कि इनके पास जो अतिरिक्त धनराशि रहेगी वो आरबीआई को दे देगा, ठीक है। तो पैसा आरबीआई के पास चला गया तो मार्केट में जो तरलता बनी हुई थी, अब वो तरलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो महंगाई जो है नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट होता है। और फिर अगर आरबीआई, अच्छा मान लो अगर तरलता कम है, तो अब आपके दिमाग में आया होगा कि मैम अगर मान लीजिए कि लोगों के पास पैसा नहीं है, बैंक के पास पैसा नहीं है, तो क्या करेगा बैंक, क्या करेगा बैंक जो है आरबीआई से फिर ऋण लेगा, ठीक है। जब बैंक जो है आरबीआई से ऋण लेगा तो वो रेपो रेट कहलाता है, वो क्या कहलाता है, रेपो रेट कहलाता है, ओके, समझ गए आप लोग। तो बैंक आरबीआई से ऋण लिया, अब बैंक क्या करेगा, ये ऋण का प्रयोग जो है हम लोगों को ऋण देने के लिए करेगा। तो यही जो है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। जब रेपो रेट कहलाएगा तो ये मतलब कि बैंक जो है आरबीआई से ऋण ले रहा है, और रिवर्स मतलब इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, इसका जस्ट रिवर्स क्या हो जाएगा कि यहाँ पर तो बैंक ऋण ले रहा था, अब इसका रिवर्स क्या हो जाएगा कि अब यहाँ पे आरबीआई ऋण लेगा, बस इतना ही है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। तो पहला कह रहा है कि यह वो ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक
बैंकों से धन उधार लेता है। तो आपका पहला स्टेटमेंट क्या हो जाता है, सही हो जाता है भाई। सही कह रहा है कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो क्या करता है, ये बैंकों से उधार लेता है। पहले तो बड़ा अपने आप को हीरो बन रहा था, भाई मैं तो ऋण नहीं लेता, बल्कि नॉर्मल बैंक लोग जो है उससे ऋण लेते हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, रिवर्स रेपो रेट में कि आरबीआई को ही ऋण लेना पड़ जा रहा है। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक हमेशा रिवर्स रेपो रेट को रेपो रेट से अधिक निर्धारित करता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि बैंक, अच्छा आप मान लो बहुत बड़े आदमी हो, ठीक है, आप बहुत बड़े साहूकार हो, लोगों को ऋण दे रहे हो, ओके। तो जब इन लोग आ रहे हैं, जो गरीब किसान लोग हैं आपसे ऋण लेने आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे भाई, इनको उच्च ब्याज पे थोड़े ना ऋण दोगे। आप जब इनको ऋण दोगे तो क्या दोगे भाई, कम ब्याज पे ऋण दोगे ना, मतलब ऋण दोगे तो उच्च ब्याज पे ऋण दोगे, सॉरी, जब आप इनको ऋण दोगे, ऋण देना हुआ, तो आप क्या करोगे, उच्च ब्याज दर पे ऋण दोगे। और जब इनसे आप जमा राशि लेंगे, यानी कि जब मान लो ये किसान लोग हैं, अपना पैसा जो है आपके पास जमा करने आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे, कहोगे भैया पैसा हमारे पास जमा करोगे, लेकिन हम तुमको जो है कम ही पैसा देंगे, कम ही ब्याज देंगे, इस पर ज़्यादा ब्याज नहीं देंगे। तो इससे क्या होगा कि इनको प्रॉफिट कम होता है। अब इसी तरीके से आरबीआई से समझिए, आरबीआई है, ठीक है। अब ये बैंक है, छोटे छोटे बैंक, मान लीजिए बहुत सारे शेड्यूल्ड बैंक है, ओके। अब आरबीआई जब इनको ऋण दे रही है, जब इनको ऋण दे रही है, तो इस पर जो है आरबीआई उच्च ब्याज दर पर दे रही है, ठीक है। यानी कि बैंकों को ऋण लेना थोड़ा महंगा पड़ रहा है। लेकिन जब आरबीआई को खुद ऋण चाहिए, तो भैया ये क्या करता है, ये क्या करेगा कि जो रिवर्स रेपो रेट है ना, रिवर्स रेपो रेट, इसको कम करता है। हमेशा ध्यान दीजिए, जब खुद जब ऋण देगा तो उच्च ब्याज दर पर देगा, और जब खुद ऋण लेता है ये इन बैंकों से, तो भैया कम ब्याज दर पर ऋण लेता है। तो बड़ा चंट होता है आरबीआई, चंट होता है, ऐसे याद कर रहे हैं ना। वैसे इसका कुछ अलग उद्देश्य होता है, लेकिन मैं आपको याद कराने की बात कर रही हूँ। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो रिवर्स रेपो रेट होता है ना, हमेशा रेपो रेट से कम होता है। यानी कि बैंक, आरबीआई को ऋण लेना सस्ता पड़ता है और बैंकों को ऋण लेना महंगा पड़ता है। यहाँ पे ये चीज़ बस ध्यान दीजिएगा। तो रेपो रेट हमेशा ज़्यादा होता है रिवर्स रेपो रेट की तुलना में। तो यहाँ पे क्या कह रहा है स्टेटमेंट, कि रिवर्स रेपो रेट को रेपो रेट से अधिक निर्धारित किया जाता है। तो ये दूसरा गलत हो गया, पहला सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखिए, मुद्रास्फीति जनित मंदी एक आर्थिक घटना है जो फिलिप्स वक्र की भविष्यवाणी का समर्थन करती है। दूसरा कथन कह रहा है कि मुद्रास्फीति जनित मंदी के दौरान बेरोजगारी दर और मुद्रास्फीति दोनों उच्च होते हैं। तो दोस्तों देखिए, मुद्रास्फीति जनित मंदी क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जब बेरोजगारी दर और मुद्रास्फीति दोनों उच्च होते हैं, तो ऐसी स्थिति में मुद्रास्फीति जनित मंदी देखने को मिलेगा। यानी कि बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा उच्च है और मुद्रास्फीति भी बहुत ज़्यादा उच्च है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग इसको क्या कहते हैं, मुद्रा जनित मंदी कहते हैं। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है कि लोग बेरोजगार हैं, लोगों के पास पैसा भी नहीं है और महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब भाई लोग बेरोजगार हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग वैसे ही नॉर्मली गरीब हैं, उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन तब भी जो है मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा है, तब भी मुद्रास्फीति ज़्यादा है। वैसे नॉर्मली मुद्रास्फीति कब ज़्यादा होना चाहिए कि लोगों के पास पैसा ज़्यादा है और लोग खर्च ज़्यादा कर रहे हैं, खर्च ज़्यादा कर रहे हैं, तो वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में बढ़ोतरी हो जा रही है, ठीक है। इसको इस चीज़ से समझिएगा, जब आप लोग का एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन देगा तो गलत नहीं होगा। देखो, अगर लोग मान लो कि आप लोग हो, मान लो जनता जो है, लोगों के पास रोजगार है, नौकरी है, रोजगार होगा तो पैसा होगा, पैसा रुपया समझिएगा भाई, ठीक है। बहुत लोग ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में कहेंगे कि पैसा लिखा है रुपया, ठीक है। यहाँ पे बस आपके समझने के लिए हम लोग नॉर्मली पैसा शब्द यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए लोगों के पास रुपया ही लिख देते हैं, ठीक है, लोगों के पास रुपया ज़्यादा है, तो लोग क्या करेंगे भाई, आप ही को पैसा दे दिया जाए ढेर सारा, तो आप क्या करोगे, बचा के थोड़ी ना रखोगे भाई, उसमें से कुछ ही बचाओगे। अगर बचाओगे भी तो ज़्यादा क्या करोगे भाई, बाहर क्या करोगे, खर्च करोगे, मार्केट में जाकर के पैसा ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करोगे। अगर पैसा ज़्यादा खर्च करोगे, दुनिया हर कोई यही कर रहा है, पैसा जाके खर्च कर रहा है, तो वस्तुओं, तो क्या होगा भाई, खर्च
मार्केट में जाके आप पैसा खर्च कर रहे हो, कपड़ा खरीद रहे हो, टॉफ़ी, चॉकलेट, बिस्किट, नमकीन, हर एक चीज़, लग्ज़री चीज़ों खरीद रहे हो, सस्ती, महँगी हर चीज़ खरीद रहे हो। तो ऐसे में क्या होगा, मार्केट में हर कोई खरीद रहा है, हर किसी के पास पैसा है, तो मार्केट में क्या होगा, माँग बढ़ेगा। अब भाई माँग बढ़ रहा है तो इसका मतलब थोड़ी ना एक उत्पादन भी उतनी तेज़ी से जल्दी-जल्दी हो जाए। भाई किसी वस्तु का उत्पादन होने में टाइम लगता है, और क्योंकि लोगों के पास माँग इतनी ज़्यादा है तो वस्तुओं की आपूर्ति अपेक्षाकृत कम हो जाएगी। ठीक है, अगर वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति अपेक्षाकृत कम हो जाती है तो ऐसे में क्या होता है कि जो वस्तु और सेवा का दाम है वो क्या होगा, जो वस्तुओं और सेवाओं की दाम है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब दाम बढ़ जाएगा यानी कि पहले मान लो आप 20 रुपए में आप 1 किलो टमाटर ले रहे थे, 1 केजी टमाटर ले रहे थे। अब क्योंकि भाई टमाटर खरीदने वाले लोग ज़्यादा हैं और टमाटर का उत्पादन अपेक्षाकृत कम है, ठीक है, आपूर्ति कम है मार्केट में और खरीदने वाले लोग ज़्यादा हैं, तब क्या होगा, वही टमाटर का दाम अब 80 रुपये किलो हो जाएगा, या इससे ज़्यादा या कम भी हो सकता है। बस इतना समझिए कि ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो 1 किलो टमाटर अब क्या हो जाएगा, 80 रुपये का हो जाएगा। तो इसी को क्या कहेंगे भाई, महंगाई कहेंगे। कि पहले जो 20 रुपये में हम लोग 1 किलो टमाटर खरीदते थे, अब वही टमाटर खरीदने के लिए हमको 80 रुपये पे करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप अन्य वस्तुओं पर भी इसको फॉलो करेंगे कि मान लो दाल है, चीनी है, अन्य चीज़ें हैं, अब लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं, लोग रोज़गार हैं, तो फिर इन वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में क्या हो जाएगी भाई, बढ़ोतरी हो जाएगी, क्योंकि मांग बढ़ जा रही है। अब देखिए, अब मान लो मार्केट में लोग बेरोजगार हैं, अब बेरोजगार हैं तो बेरोजगार होंगे भाई, लोगों के पास पैसा नहीं होगा, तो ऐसे में क्या होगा, लोग खरीदेंगे ही नहीं, तो आपूर्ति ज़्यादा हो जाएगी भाई, वस्तुओं और सेवाएं मार्केट में ज़्यादा दिखेंगे और खरीदने वाले लोग जो है कम दिखेंगे, खरीदार जो है कम दिखेंगे। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में तो होना ये, ऐसे में क्या होता है कि फिर वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में आप लोग को देखने को मिलेगा नॉर्मली गिरावट देखने को मिलेगी। ठीक है, गिरावट नहीं लेकिन तभी सामान्य रहेगा। ओके, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, मुद्रास्फीति जनित मंदी में क्या होता है कि बेरोजगारी है, ठीक है, बेरोजगारी में तो भाई मुद्रास्फीति बढ़नी नहीं चाहिए, मुद्रास्फीति महंगाई बढ़नी नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ क्या होता है कि बेरोजगारी है लेकिन तो भी महंगाई बढ़ जा रही है। ठीक है, बेरोजगारी है तो भी महंगाई यानी कि मुद्रास्फीति बढ़ जा रही है। क्या पता यहाँ पे लागत जनित मुद्रास्फीति और लागत में बढ़ोतरी के कारण वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में बढ़ोतरी हो जा रही है, या संरचनात्मक यानी कि जमाखोरी या अन्य कारणों से महंगाई बढ़ जा रही है, लेकिन यहाँ मांग के कारण महंगाई नहीं बढ़ती है, यहाँ पे मांग के कारण महंगाई नहीं बढ़ती है। तो यहाँ पे बेरोजगारी भी है और मुद्रास्फीति दोनों उच्च है, तो इसी को क्या कहेंगे हम लोग, मुद्रास्फीति जनित मंदी कहेंगे। ठीक है, इसी को क्या कहेंगे, मुद्रा जनित मंदी कहेंगे। तो आपका पहला सही है, लेकिन दूसरा जो कह रहा है कि फिलिप्स वक्र जो है ये क्या है दोस्तों, ये बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच संबंध को बताता है। ठीक है, ये क्या कहता है कि मुद्रास्फीति अगर उच्च रहेगा, फिलिप्स वक्र में मुद्रास्फीति अगर उच्च रहेगा या फिर बेरोजगारी अगर उच्च रहे तो मुद्रास्फीति कम रहेगा। ठीक है, अगर बेरोजगारी ज़्यादा है तो बेरोजगारी अगर ज़्यादा है, लोगों के पास पैसे नहीं है, तो ऐसे में महंगाई क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो ये फिलिप्स वक्र बताता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि भाई मुद्रा जनित में क्या होता है, बेरोजगारी भी उच्च रहती है और मुद्रास्फीति भी उच्च रहती है, लेकिन फिलिप्स वक्र जो है बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच के संबंध को बताता है, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच के संबंध को बताता है। इतना आप लोग को पता होगा, और ये पीसीएस में बहुत पूछता है, आरओ में भी ये फिलिप्स वक्र बता देता है किसके बीच के संबंध को बताता है, तो बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच के संबंध को बताता है। तो नॉर्मली आप लोगों ने देखा कि मुद्रास्फीति जनित मंदी में क्या होता है कि बेरोजगारी भी उच्च रहती है और साथ में मुद्रास्फीति भी उच्च रहती है, लेकिन बेरोजगारी फिलिप वक्र में ध्यान से देखिएगा, तो फिलिप्स वक्र में क्या होता है कि फिलिप ने बताया था कि अगर मार्केट में बेरोजगारी ज़्यादा होगी, ठीक है, अगर मार्केट में बेरोजगारी ज़्यादा होगी तो महंगाई कम होनी चाहिए। ठीक है, दोनों के बीच विपरीत संबंध बताया था, यानी कि बेरोजगारी अगर बढ़ेगी तो मुद्रास्फीति कम होनी चाहिए, मुद्रास्फीति कम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच का संबंध है फिलिप्स वक्र। अब स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, मैंने इस दोनों स्टेटमेंट का बिल्कुल पोस्टमार्टम कर दिया है, बस आपको समझना है। तो इसमें क्या कह रहा है कि मुद्रास्फीति जनित मंदी एक आर्थिक घटना है जो फिलिप्स वक्र की भविष्यवाणी का समर्थन करता है। क्यों, कैसे समर्थन करेगा भाई, मुद्रास्फीति जनित अपोजिट है
और ये फिलिप्स वक्र, इन दोनों के बीच बिल्कुल कोई संबंध ही नहीं है। ये अलग बात कर रहा है, ये अलग, दोनों की उल्टी धाराएं चल रही है। तो यहाँ पे आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, दूसरा सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला गलत है, दूसरा सही है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। निम्नलिखित में से किन्हें ब्रेटन वुड्स संस्थान कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ब्रेटन वुड्स संस्थान जो कि 1944 में जो है अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में सम्मेलन हुआ था। इसी सम्मेलन के दौरान जो है आईबीआरडी और वर्ल्ड IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दोनों का गठन हुआ था। तो IMF को तो ठीक है, यहाँ पे IMF दिया हुआ है। अब बहुत सारे लोगों को अगर नहीं पता होगा कि IBRD यानी कि वर्ल्ड बैंक को पहले IBRD के रूप में जाना जाता था। ठीक है, IBRD को ही आगे चल के वर्ल्ड बैंक के रूप में स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे आपका दूसरा और चौथा राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा और चौथा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला देखिए, निम्नलिखित उपायों में से कौन से ही किसी मुद्रा की विनिमय दर को प्रत्यक्षतः प्रभावित करता है? ठीक है, प्रत्यक्षतः प्रभावित करता है किसी मुद्रा की विनिमय दर को। ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, फिर आंसर करने की कोशिश करिए। तो दोस्तों, अगर घरेलू अर्थव्यवस्था में ब्याज दरें बढ़ जाएंगी, ठीक है, आप बैंक में जा रहे हो और ऋण लेना है आपको और ब्याज दर ज्यादा हो गया, तो इससे क्या होगा दोस्तों कि ऋण लेना आपके लिए क्या होगा? महंगा पड़ेगा। ऋण लेना आपके लिए महंगा पड़ेगा, तो आप लोग क्या करोगे? ऋण नहीं लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर ऋण नहीं लेते हो तो इससे भी आपके जो हमारे मुद्रा की विनिमय दर है इस पर भी असर पड़ेगा। घरेलू अर्थव्यवस्था में जो प्रचलित दरें हैं इस पर भी हमारी मुद्रा की विनिमय दर पूछा है, तो मुद्रा की विनिमय दर में भी इस पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, विदेशी मुद्रा बाजार में सट्टेबाजी होती है, तो इससे भी जो है देश की मुद्रा की विनिमय दर में प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। और FDI की वजह से भी, FDI के अंतर प्रवाह होगा, ज़्यादा FDI आएंगे भारत में, तो ये क्या करेंगे, या तो ये क्या करेंगे, भारत में पैसे इनको जो मिलेंगे या डॉलर के रूप में कन्वर्ट करके अपने यहाँ ले जाएंगे, जिससे भी हमारे देश की घरेलू मुद्रा जो है इसके विनिमय दर पर असर पड़ेगा। लेकिन तीसरा जो है, ग्रामीण क्षेत्र में मौजूदा बैंकों की अधिक शाखाएं, इससे इसका कोई संबंध नहीं है, प्रत्यक्षता कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पे 85 का आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा नहीं है, पहला और दूसरा। तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा और चौथा। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्रिप्स मिशन के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए आधिकारिक वार्ताएं कौन थे? तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद थे। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए, अंग्रेजों के विरुद्ध निम्नलिखित विद्रोह पर विचार कीजिए। उपरोक्त घटनाओं का सही कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, कालक्रम में व्यवस्थित करना है। वेल्लोर कब हुआ था? वेल्लोर विद्रोह तो 1806 में हुआ था। अहोम विद्रोह जो है 1828 में हुआ था। और संथाल विद्रोह मेरे बच्चे 1855-56 में हुआ था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 क्रम बनेगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन से सही कथन है? पहला कथन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रजामंडल आंदोलनों ने रियासतों के लोकतंत्रीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरा, 1920 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रजामंडल आंदोलनों को प्रत्यक्ष नेतृत्व और वित्तीय सहायता प्रदान किया था। तो यहाँ पे आपको एक हिंट मिल रहा है गौर करने के लिए कि क्या प्रत्यक्ष नेतृत्व और वित्तीय सहायता प्रदान किया गया था प्रजामंडल को। ऐसे ही आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन देगा, और बहुत जो स्टेटमेंट के नेचर को समझ गया ना तो वो आंसर कर ले जाएगा और खेल जाएगा एग्जाम में। लेकिन जो नहीं समझ पाएंगे तो बस उनके लिए है कि भाई कंटिन्यू आप मॉक टेस्ट दीजिए, प्रैक्टिस दीजिए। इसीलिए कहते हैं कि मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि आपको पता चल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट कहाँ पे गलत है। दोस्तों जैसे ही एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम होने के बाद तो आप लोग जो है अपनी इस तैयारी को जारी रखेंगे। ठीक है, इस तैयारी को आप जारी रखेंगे। ऐसा नहीं कि बस एग्ज़ाम खत्म हो गया तो फिर अपने वही रोज़मर्रा की ज़िंदगी बस खा रहे पी रहे मस्त हो रहे, फिर जैसे ही एग्ज़ाम आया अगले साल तो 2-3 महीने पहले फिर आप एकदम से एक्टिव हो गए। तो ये पूरे साल आपको एक्टिव रहना है। ठीक है, पूरे साल आपको एक्टिव रहना है। बस एग्जाम के कुछ दिनों बाद आप लोग थोड़ा सा एंजॉय कर लीजिएगा, थोड़ा ब्रेक ले लीजिएगा 1 हफ्ते का। उसके बाद फिर से टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगा आप लोगों के लिए, और कोशिश ये करेंगे कि पहले PYQs कराया जाए। ठीक है, पहले PYQs 10 साल के, पिछले 10 साल तक
पिछले 10 साल के PYQs कराए जाए, उसके बाद फिर से टेस्ट सीरीज विजन का और फिर अन्य इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया जाएगा। तो आप लोग को कंटिन्यू एक्टिव रहना है, तभी आप अगले साल आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, सिर्फ आप एग्जाम टाइम में एक्टिव रहेंगे फिर पूरे साल इनएक्टिव हो जाएंगे तो फिर ऐसे में नहीं होगा, क्योंकि भाई आपके पीछे बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो दिन रात मेहनत करने पूरे साल लगे हुए हैं। ओके, तो आप लोग की बारी फिर कभी नहीं आने वाली है, तो पूरे साल एक्टिव रहेंगे तभी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रजामंडल आंदोलन ने रियासतों के लोकतंत्रीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो बिल्कुल पहला स्टेटमेंट आपका सही है कि रियासतों के लोकतंत्रीकरण में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी प्रजामंडल ने। देखिए दूसरा जो कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रत्यक्ष नेतृत्व प्रदान किया था, तो नहीं। ठीक है, वैचारिक रूप से इनकी सहायता की थी, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नेतृत्व नहीं दिया था और न ही इनको कोई वित्तीय सहायता प्रदान किया था। तो यहाँ पे आपका ये गलत हो जाता है, दूसरा स्टेटमेंट केवल एक सही है, ऑप्शन ए। अगला देखिए, एका आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि एका आंदोलन 1920 के दशक में आरंभ उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में हुआ था, यह एक कृषक विद्रोह था। दूसरा कह रहा है कि इस आंदोलन का नेतृत्व मदारी पासी ने किया था और आरंभिक चरण में इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था। तीसरा कह रहा है कि अंततः एका आंदोलन का विलय जो है महात्मा गांधी के नेतृत्व वाले असहयोग आंदोलन में हो गया था। ठीक है, तो दोनों आंदोलनों का नेचर एक तो जाने। अब भाई असहयोग आंदोलन और ये एक आंदोलन एक किसान आंदोलन था, एक कृषक विद्रोह था, और भाई महात्मा गांधी द्वारा जो असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था वो तो अंग्रेजों के विरुद्ध था। तो दोनों का विलय अपने आप में ही एक भाई आश्चर्य की बात है कि दोनों का विलय क्यों होगा। एक क्षेत्रीय आंदोलन था, ये बहुत बड़े लेवल पे भी आंदोलन नहीं था कि दोनों का विलय। भाई बड़े बड़ी चीज़ों का आपस में विलय होता है तो समझ में भी आता है, या फिर दो और कोई क्षेत्रीय आंदोलन होता है उसका विलय होता। ठीक है, तब आगे देखिए आप लोग कि एक आंदोलन जो है 1920 के दशक में शुरू किया गया था उत्तर प्रदेश के अवध में। तो यहाँ पे इसका नेतृत्व किसने प्रदान किया था, तो मदारी पासी ने किया था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन भी प्राप्त था स्टार्टिंग में, जब स्टार्टिंग में शुरू आरंभिक चरण था, जब ये शुरू हुआ था एक आंदोलन। ठीक है, एक तरह का ये कृषक आंदोलन था। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हो गए, लेकिन आगे जो कह रहा है कि इसका विलय जो है असहयोग आंदोलन में हुआ था, इसका विलय असहयोग आंदोलन में नहीं हुआ था। बाद में जो है 1922 के करीब में एक आंदोलन का अंग्रेजों द्वारा दमन कर दिया गया था। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा गलत है। आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत से पूर्व महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तुत 11 सूत्री मांगों में निम्नलिखित में से कौन सी शामिल थे। देखो हिस्ट्री पढ़े ना, तो गांधी जी की 11 सूत्री मांगे क्या थी, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में 11 सूत्री मांगों पर विचार करना है। पहला दिया है कि भारतीय उद्योगों को समर्थन देने के लिए रुपए और स्टर्लिंग के बीच विनिमय दर को कम करना, सैन्य व्यय में कमी करना, भारत को अधिराज्य का डोमेनियन स्टेटस। यहाँ पे ये बहुत ही सोचने वाली बात है। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्या गांधी जी डोमेनियन स्टेटस की बात करेंगे क्या। ठीक है, चौथा कह रहा है कि भारतीयों को आत्मरक्षा के लिए शस्त्र रखने की अनुमति देने के लिए शस्त्र अधिनियम संशोधन, और पांचवा कह रहा है कि कानून द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन। ओके, तो बस यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान दीजिए, डोमिनियन स्टेटस। तो डोमिनियन स्टेटस की बात तो गांधी जी नहीं किए थे। ठीक है, बाद में धीरे धीरे जैसे समय बढ़ता गया डोमिनियन स्टेटस की बात नहीं, पूर्ण स्वतंत्रता की बात की जाती थी, पूर्ण स्वराज्य की बात की जाती थी। ठीक है, 1930 के करीब में। तो यहाँ पे आपका तीसरा तो नहीं होगा, तीसरा एलिमिनेट कर दीजिए। तो ये दोनों तो नहीं होगा, अब इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, अब आगे देखिए, तो यहाँ कह रहा है कि सैन्य व्यय में कमी और भारत में जो रुपया था और स्टर्लिंग के बीच विनिमय दर को कम करना। तो पहला और दूसरा आपका सही है, तीसरा आपका सही नहीं है। चौथा आपका सही है कि भारतीयों को आत्मरक्षा के लिए शस्त्र रखने की अनुमति देने के लिए शस्त्र अधिनियम में संशोधन, कानून द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन, इसके लिए गांधी जी ने कोई बात नहीं की थी। पांचवे के लिए बस पहले, दूसरे और चौथे के लिए की थी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपरोक्त कथनों के माध्यम से किसका वर्णन किया जा रहा है। तो ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, एक बार नाम देख लीजिए, चार्ल्स फ्रियर, एंड्रूज, विलियम वेडरबर्न, हेनरी कॉटन और एओ ह्यूम। ये समाज सुधारक महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के घनिष्ठ सहयोगी थे।
वह भारतीय स्वशासन के पुरजोर समर्थक थे, भारतीयों एवं अंग्रेजों के बीच की खाई को पाटने के लिए कार्य कर रहे थे और महात्मा गांधी ने इन्हें दीन बंधु यानी कि गरीबों का मित्र की उपाधि दी थी। महात्मा गांधी ने इन्हें दीन बंधु, अच्छा ठीक है, आपको बताना है, अगर आपको इतना पता था कि गांधी जी ने किसको गरीबों का मित्र की उपाधि दी थी और गांधी जी के घनिष्ठ मित्र कौन थे ऐसे, तो आपको पता चल जाता है कि इसका आंसर क्या है, चार्ल्स फ्रीयर एंड रूज। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये गांधी जी और रविन्द्रनाथ टैगोर के मित्र थे और साथ में गांधी जी ने इनको दीन बंधु यानी कि गरीबों का मित्र की उपाधि दी थी। ठीक है, अगला देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का सबसे उदार और प्रबुद्ध गवर्नर जनरल माना जाता है, जो अपनी प्रगतिशील नीतियों के लिए जाना जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कथन कह रहा है, अब आपको बस ये कहना है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में कौन कौन से कार्य हुए थे। ठीक है, इसमें कह रहा है सती और अन्य क्रूर प्रथाओं का उन्मूलन, कन्या शिशु हत्या निवारण अधिनियम का पारित होना, ठगी का दमन, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का पारित होना। तो कितने जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल के दौरान किए गए थे। ओके, तो दोस्तों सती और अन्य क्रूर प्रथाओं का उन्मूलन, सती प्रथा का उन्मूलन आपको पता होगा 1829 में क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि सती प्रथा का उन्मूलन किसके शासनकाल में हुआ, तो विलियम बेंटिक के शासनकाल में, या कभी कभी ये पूछ देता है कि कब हुआ था, तो 1829 में हुआ था। ये आरो यारो वनडे आरो यारो और पीसेस में पूछता है, तो यहाँ पे आपका पहला सही है। और ठगी का दमन भी जो है विलियम बेंटिक के शासनकाल में हुआ था, ये 1829 और ये 1830 में हुआ था। ठीक है, और अगर बात करें कन्या शिशु हत्या निवारण अधिनियम किसके शासनकाल में पारित हुआ था, तो ये लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पारित हुआ था। किसके, मेयो के शासनकाल में, तो दूसरा नहीं होगा। और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है ये लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। तो पहला और तीसरा आपका राइट आंसर होगा, यानी कि केवल 2। ब्रिटिश शासन के तहत 20वीं सदी के पूर्वार्ध के दौरान निम्नलिखित किस उद्देश्य के लिए लोथियन समिति की नियुक्ति की गई थी। अच्छा, लोथियन समिति की नियुक्ति क्यों की गई थी दोस्तों, तो ब्रिटिश भारत में निर्वाचनों के लिए मताधिकार से संबंधित मामलों में सुधार करने के लिए। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। भारतीय इतिहास के संदर्भ में पद पैगोडा, फड़म और तारा किसको संदर्भित करता है। पैगोडा, फड़म और तारा ये सभी जो है दोस्तों, ये सभी सिक्कों के प्रकार हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, जूनागढ़ शिलालेख के संदर्भ में निम्नलिखित में से कितने कथन जो है आपके सही नहीं है। ठीक है, पूछा है कितने कथन आपके सही नहीं है। तो पहला दिया है कि मौर्य सम्राट अशोक का एक प्रमुख शिलालेख है, ये गुजरात क्षेत्र में एक शिला पर उत्कीर्ण है, राजा रुद्रदामन प्रथम द्वारा एक जलाशय की मरम्मत का विवरण मिलता है। बताना है कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो आपका कोई भी सही, मतलब सभी सही है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका कोई नहीं, तीनों ही स्टेटमेंट सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला देखिए, पश्चिम बंगाल की छड़ कठपुतली का एक पारंपरिक रूप जो अपने जीवंत प्रदर्शन और जटिल कठपुतली डिजाइनों के लिए जाना जाता है। कठपुतलियां सामान्यतः कास्ट से तराशी जाती हैं और इनका अलग अलग आकार हो सकता है। इनमें अंग प्रायः जोड़कर होते हैं जिससे इन्हें भावबोधक गतिविधियों में मदद मिलती है। ठीक है, इनको जो है, इनके अंग जो है अलग अलग अंग बनाए जाते हैं, फिर इनको जोड़ दिया जाता है। तो ये इसकी खासियत हो गई एक तो। ठीक है, और ये कास्ट से तराशी जाती है, लकड़ी से बनाई जाती है, तो ये भी एक दूसरा आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। और आपको बताना है कि ये पश्चिम बंगाल की छड़ कठपुतली है। पश्चिम बंगाल की छड़ कठपुतली की जो विशेषता है, ये किस कठपुतली की बात कर रहा है स्पेशली, तो दोस्तों ये आपका जो है किसकी बात कर रहा है, पुतुल नाच कठपुतली कला के। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। जब कठपुतली कला आर्ट एंड कल्चर में पढ़ें तो ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, कि कौन सी कठपुतली कला किस राज्य से संबंधित है और स्पेशली उसकी क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, किस तरह से उसको बनाया जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक समष्टि अर्थशास्त्र में स्टॉक परिवर्त है। तो स्टॉक परिवर्त आपका पूंजी हो गया। ठीक है, बाकी आय, व्यय, उत्पादन ये सभी समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं, ये इसका नेचर एक जैसा ही रहता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अफ्रीका क्लब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि अफ्रीका संघ और विश्व बैंक का एक गठबंधन है ये। दूसरा, इसका उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों के साथ अपने कार्यों को संरेखित करके वैश्विक वित्तीय प्रणाली में अफ्रीका के प्रभाव को बढ़ाना है। बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। ओके, तो दोस्तों अफ्रीका क्लब की बात करें
तो क्या इसको अफ्रीका संघ और विश्व बैंक का गठबंधन है ये? तो दोस्तों ये अफ्रीका क्लब जो है ये बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों का संगठन है, ये विश्व बैंक का गठबंधन नहीं है, दोनों के बीच का गठबंधन नहीं है। तो पहला आपका गलत हो गया, दूसरा स्टेटमेंट सही है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि हिंद महासागर रिम एसोसिएशन एक क्षेत्रीय मंच है जो सरकार, व्यवसाय और शिक्षा जगत के प्रतिनिधियों को एक मंच पर लाता है। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि पाकिस्तान जो है इसका एक सदस्य देश है। तीसरा कह रहा है कि अनन्य, ठीक है, मैंने हमेशा से बोला है जब भी इस तरह का कोई स्टेटमेंट दे तो आपको गौर करना है, आपके आँख का नाक एकदम एक्टिव हो जाने चाहिए। तो तीसरा क्या कह रहा है कि IORA यानी कि हिंद महासागर रिम एसोसिएशन अनन्य रूप से समुद्री सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, तो अब बताना है आपको कि कौन सा कथन सही है। तो तीसरा देखिए आप लोग ध्यान से, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट, तो ध्यान से देखिए। अनन्य, तो भाई अनन्य तो नहीं होगा, तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके गलत हो गए। और क्या पाकिस्तान इसमें सदस्य है? पाकिस्तान इसमें सदस्य नहीं है, तो दूसरा भी आपका एलिमिनेट हो गया। आपका आंसर बचेगा केवल एक, ऑप्शन ए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपका पहला तो सही है, लेकिन पाकिस्तान जो है हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का सदस्य नहीं है। ठीक है, और इसके साथ ही ये जो है IORA समुद्री सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन अनन्य रूप से नहीं करता है। ठीक है, कि अन्य कोई करता ही नहीं है, सिर्फ यही करता है। तो यहाँ पे तीसरा भी स्टेटमेंट जो है आपका गलत हो गया। ये 7 प्राथमिक वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है, जैसे समुद्री सुरक्षा हो गया, व्यापार वाणिज्य हो गया, मत्स्य प्रबंधन हो गया, आपदा जोखिम प्रबंधन हो गया, शैक्षणिक और वैज्ञानिक सहयोग हो गया, इसके साथ आपका पर्यटन हो गया, सांस्कृतिक आदान प्रदान हो गया, लैंगिक सशक्तिकरण, इन महत्वपूर्ण 7 क्षेत्रों में कार्य करता है, अपना ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, चलिए अब अगला देखिए। भारत में पूंजीगत लाभ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि पूंजीगत लाभ कर पूंजीगत परिसंपत्तियों की बिक्री से अर्जित कुल मूल्य पर, अच्छा, जितना बेच रहा है उससे जो धन अर्जित हो रहा है उसके कुल मूल्य पर लगाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप पहले एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं अपने लोग, उसके बाद भारत में पूंजीगत लाभ कर केवल दीर्घकालिक, ठीक है, यहाँ पे देखिए केवल, मैं हमेशा इसलिए कहती हूँ जो मेरी वीडियो देखते होंगे ना तो उनको कुछ न कुछ नई चीज़ें हमेशा सीखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे क्या करें कि भारत में पूंजीगत लाभ कर केवल दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ यानी धारण अवधि 3 वर्ष से अधिक पर लगाया जाता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, तीसरा क्या कह रहा है कि पूंजीगत लाभ में सूचीकरण यानी इंडेक्सेशन से तात्पर्य क्या होता है कि किसी मुद्रास्फीति के क्रय मूल्य को मुद्रास्फीति के अनुरूप समायोजित करने से है। तो बताना है कि कौन सा आपका सही है। तो यहाँ पे देखिए केवल दूसरा स्टेटमेंट, दूसरा को आप एलिमिनेट कर दीजिए तो ये दोनों कट गए, या तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि भाई जितना धन अर्जित कर रहा है उस पर थोड़ी ना पूंजीगत लाभ पर कर, यहाँ पे क्या कह रहा है पूंजीगत लाभ पर कर, ये लाभ, तो जो लाभ होगा लाभ पर टैक्स लगेगा ना, कुल अर्जित धन पर थोड़ी ना टैक्स लगेगा। कॉन्सेप्ट की बात है भाई। अगर यहाँ पे भी देखिए तो पूंजीगत लाभ कर, लाभ बोल रहा है, तो यहाँ पे देखिए तो बिक्री से जो कुल अर्जित हो रहा है मूल्य उस पर कर लगाने की बात कर रहा है, उस पर पूंजीगत परिसंपत्तियों पूंजीगत लाभ कर लगाने की बात कर रहा है। तो पूंजीगत लाभ कर लगता है किस पर है मेरे बच्चे? तो पूंजीगत लाभ कर जो है पूंजीगत परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त होने वाली जो लाभ है उस लाभ पर कर लगेगा, न कि कुल अर्जित मूल्य पर लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला गलत हो गया। दूसरा तो मान लो गलत है ही, क्योंकि भारत में जो पूंजीगत लाभ कर है दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ होता है और एक होता है अल्पकालिक पूंजीगत लाभ। तो अल्पकालिक पूंजीगत लाभ पर भी कर लगता है और दीर्घकालिक, तो यहाँ पे दूसरा भी गलत हो गया। केवल तीसरा आपका आंसर सही है कि जो इंडेक्सेशन है, इंडेक्सेशन का क्या मतलब होता है कि जो आपकी कोई परिसंपत्ति है उसके क्रय मूल्य को जो है मुद्रास्फीति के अनुसार समायोजित किया जाता है, फिर उस पर टैक्स लगाया जाता है। तो यहाँ पे आपका तीसरा स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आज अगर आप लोग को थोड़ी सी ऐसे मेरी सांस की आवाज़ गई होगी, कुछ भी डिस्टर्बेंस हुआ होगा तो आप लोग बता दीजिएगा। आज मैं बहुत, समझ लीजिए अभी मैं क्लास कंप्लीट करने के बाद तो खूब गहरे सांस लूँगी क्योंकि मैं पूरे टाइम में यही ध्यान रखी थी कि आपको बस डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि जब हल्के हल्के सांस लो ना तो सीने में दर्द होने लगता है, सच बताओ तो।
लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे आदत बना लूँगी और माइक को थोड़ा दूर रखूँगी, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताइएगा मेरे बच्चे। और हाँ, एग्ज़ाम के बाद भी आप लोग को एक्टिव रहना है। ऐसा नहीं कि बस ये एग्ज़ाम ख़त्म हो गया फिर पूरे साल, ये पूरा 2025 आपने ऐसे ही बर्बाद कर दिया। फिर जैसे ही 2026 आया तो फरवरी और मार्च में आप लोग एकदम एक्टिव हो गए। मेंढक जैसे कुएँ के मेंढक होते हैं ना, समय-समय पर बस मेंढक में ट्रैटर करते रहते हैं, फिर उसके बाद गायब हो जाते हैं। बारिश के मौसम में ट्रैटर करेंगे, पूरे साल गायब हो जाएँगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है आपको कि फरवरी मार्च में आकर के फिर एक्टिव हो गए, फिर कहें कि मैम टेस्ट पेपर कराना है, टेस्ट पेपर कराना है। तो इस साल अगर आप लोग पूरे एक्टिव रहेंगे तभी हम भी टेस्ट पेपर सॉल्व करा पाएंगे। आप लोग एक्टिव नहीं रहोगे तो फिर मुझे भी मज़ा नहीं आता है, ठीक है। तो बस एग्ज़ाम ख़त्म होने के 1-1.5 हफ्ते बाद आप लोग को मुझे फ़ोर्स करना है कि मैम आप टेस्ट पेपर सॉल्व कराओ, कहीं से भी कुछ भी टेस्ट पेपर ले आओ और कंटिन्यू रहो, ठीक है। आप लोग अगर मुझे बोलोगे तो मैं कंटिन्यू रहूँगी, ठीक है। कहीं से भी कोई ना कोई टेस्ट पेपर में यूपीएससी का सॉल्व कराती रहूँगी। देखो टेस्ट पेपर का मतलब क्या होता है, टेस्ट पेपर क्यों लगाया जाता है? टेस्ट पेपर लगाया जाता है आपकी प्रैक्टिस के लिए, इसलिए नहीं कि आपका यही क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में डायरेक्ट आ जाएगा। तो प्रैक्टिस के लिए लगाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कंटिन्यू अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो अगले साल के लिए आपका बहुत अच्छा रहेगा। इस साल आपको बहुत बर्डन फील होगा, लेकिन अगले साल इतना बर्डन फील नहीं होगा। तो हमेशा आप लोग एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मुझे फ़ोर्स करिएगा, ठीक है, कि मैम मुझे टेस्ट पेपर कराना है। तो मुझे भी लगेगा ना कि हाँ, इतने लोग एक्टिव हैं। पता चला एग्ज़ाम के बाद गायब हो गए, मैक्सिमम बच्चे गायब हो गए, फिर मज़ा नहीं आता है। तो आप लोग को एक्टिव रहना है। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मुझे बोलिए, मैं टेस्ट पेपर लगाऊंगी, आप लोगों को सॉल्व कराऊंगी। और फिर ऐसा नहीं कि जैसे इस बार मैं जल्दी-जल्दी करा रही हूँ। अब जब एग्ज़ाम के बाद मैं एक-एक टेस्ट पेपर पे बहुत अच्छे से टाइम दूँगी, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, बहुत सारे ट्रिक भी बताऊँगी मैं आप लोग को कि कैसे कोई एक्सप्लेनेशन, कैसे कोई स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाता है, कैसे कोई स्टेटमेंट सही हो जाता है। एक-एक पॉइंट पे मैं फ़ोकस कराऊँगी आप लोगों को, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें और स्वस्थ रहें, ठीक है। हेल्दी फूड कंज्यूम करें क्योंकि एग्ज़ाम है तो तबीयत ख़राब नहीं करना है। और वैसे भी आपको हेल्दी फूड ही कंज्यूम करना है, जितना हो सके हरी सब्जियां खाएं, दाल तो डेली ले, क्योंकि अगर आपकी सेहत गड़बड़ाएगी ना तो फिर पूरी पढ़ाई जो है ख़राब हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, चलो बाय बाय।